हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी फिक्स मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 जुलाई 2018 को। उसमें जो गणित के 20 प्रश्न आए हुए थे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न था वो था, देखिए ज़रा आप, द सम ऑफ सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स इज 270 एंड देयर एचसीएफ इच 18, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑल दोज नंबर्स। दोस्तों, आपको कुछ निश्चित 3 डिजिट नंबर हैं, उनका योग दे रखा है आपको 270 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 18, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, जब उसका एचसीएफ 18 दे रखा है, इसका मतलब उन दोनों नंबर्स में 18 क्या है, कॉमन है। तो मैं उस नंबर्स को कैसे लिख सकता हूँ, उस नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 18x प्लस 18 बाई इक्वल टू 270, है ना दोस्तों। मैंने 18 कॉमन लूंगा, 18 कॉमन लेके क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें दो कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे 7, 8 और 6, 9 के। हमें कॉम्बिनेशन 5, 10 मिल सकता था, नहीं मिल सकता था, क्योंकि दोस्तों उसमें बताया गया था 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। और जब मैं 5 लूँगा तो 18 पंजे 90 होते हैं और वो 3 डिजिट नंबर नहीं है। इस वजह से हमारे पास ओनली दो कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें एचसीएफ कितना दे रखा था, 18 दे रखा था, यानी एचसीएफ निकालने के बाद में को प्राइम नंबर्स हमें प्राप्त होने चाहिए, 6 हवाजी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं 6 और 9 एक को प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से इसमें से ये वाला ऑप्शन एकदम हट जाएगा। अब दोस्तों, हमारे पास एक ऑप्शन बचा 7, 8 का, यानी हमारे पास जो संख्या प्राप्त होंगी वो कौन सी होंगी, 18 इंटू 7 और 18 इंटू 8 प्राप्त होंगी। 18 इंटू 7 मतलब 126 एंड 144 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें दो संख्या प्राप्त हो गई, 126 और 144। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। दोस्तों, हमें पता है एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो और एचसीएफ का भाग दे दो। दोस्तों, मैंने क्या किया, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया, 126 इंटू 144 और 18 का डिवाइड कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद में मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, 1008 आंसर आ गया। यानी हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1008 निकल के आएगा। दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। देखिए, इफ 8 रूट 5 और ये आपको दे रखा है दोस्तों। हमें देखो करना क्या होगा, हमें इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, हमें इनका परमीकरण करना होगा। परमीकरण करने के बाद में हमें जो प्राप्त होगा ना, वो इस फॉर्म में प्राप्त होगा। ये तो इस फॉर्म में प्राप्त होगा, एक √2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्राप्त होगा। वहाँ से हमें ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, और ए बी वैल्यू की दोनों निकाल के ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे दोस्तों, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जरा, मैंने इसका परमीकरण करता हूँ मैं। जब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, √10 माइनस √2 है ना, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे √10 प्लस √2 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, देखिए जरा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर √10 माइनस √5 है, तो इसके जस्ट अपोजिशन कौन सा है, √10 प्लस √5 का ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, देखो √2 माइनस √5 है, तो मैं √2 प्लस √5 का क्या कर दूंगा दोस्तों, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर देखो कितना है, 2 माइनस √2 है, तो मैं यहाँ किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 प्लस √2 का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाला साइन अप्लाई करूंगा दोस्तों मैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूँ, जो नीचे आपको रूट में जो संख्या दे रखी है मैं उनको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इस वजह से दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने सामने रख दिया। ठीक है दोस्तों, ये हम अपना चलता रहेगा जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला था। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं √10, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, और हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 माइनस 2 यानी 8 हो जाएगा, और 8 से मैंने 8 डायरेक्ट डिवाइड कर दिया दोस्तों, और √5 का √5 नोट कर दिया, बाकी का मैंने एज इट इज लिख दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। अब दूसरी टर्म को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा दोस्तों। तो 5
5 से 5 में क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, √2 का √2, बाकी का मैंने सेम लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात देख लेना, यहाँ पर √2 माइनस √5 है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू माइनस में होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है और माइनस ऑलरेडी पहले से, तो मैं प्लस कर दिया दोस्तों। यहाँ प्लस का साइन जो आया इसी तरह से आया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर a माइनस वी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। और 3 से 3 में डायरेक्ट क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, काट दिया। तो अब बाकी का बचा हुआ माल मसाला हम सेम नोट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए बाकी का माल मसाला क्या है, √10 है तो √10 आ गया, √2 प्लस √5 है तो √2 प्लस √5 आएगा, है ना दोस्तों। इसी तरह से आपको लास्ट टर्म में भी यही है, a माइनस वी इंटू ए प्लस वी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, और बाकी का सेम नोट कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो √50 हो गया, √5 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो √10 हो गया। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो √20 आ गया, और इसका इससे किया तो √10 आ गया। ठीक है दोस्तों, बाकी का ये सारा मैटर निकल के आ गया। अब आपको दिख रहा होगा ये √10 है, प्लस का है, ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी का कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो हम आगे देख लेते हैं। √50 यानी 2√50, 1 का 1 नोट कर दिया, √2/2 का √2/2 नोट कर दिया। अब सामने तो ये चल ही रहा है दोस्तों, है ना। अब आप देखिए जरा, मैं √50 है, ये √50 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू 5 इंटू 2, तो उसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। और 1 का 1 नोट कर दिया, और ये सेम एज इट इज कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने एक को मैं सामने ले आया, यहाँ पर √2 कॉमन था तो मैं √2 कॉमन ले लिया दोस्तों। और √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 10 प्लस 1/2 बचेगा, यानी 10.5, और 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/2। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस समीकरण की तुलना करता हूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 21/2 आ गई दोस्तों। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी गई थी कि 15a माइनस 2b की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं a की वैल्यू रख दी 1 और b की वैल्यू रख दी 21/2। ठीक है, अब देखो ये 15 हो गया, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 15 प्लस के हैं, 21 माइनस के हैं, और 15 में से 21 जाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, -6 बचेगा। इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको इस तरह के क्वेश्चन लगभग 20 में से 3 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप एग्जाम में सफल हो सकें। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों देखो क्या बोल रहा है कि in an examination A obtained 50% marks more marks than B, मतलब B ने जितना मार्क्स अचीव किए ना उससे ए ने 50% मार्क्स अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यदि बी ने 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो ए 15 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, बी गॉट 16 से ही 2/3% लेस मार्क्स देन सी, यानी बी ने सी से इतने 16 से ही 2/3% मार्क्स कम प्राप्त किए हैं, और सी ऑब्टेन 33 से 1/3% मार्क्स मोर देन डी, और सी ने डी से 33 से 1/3% मार्क्स ज़्यादा प्राप्त करे हैं। इफ ए रिसीव्ड 160 मार्क्स आउट ऑफ ए टोटल मार्क्स 400, यदि ए ने 400 में से 160 मार्क्स प्राप्त किए हैं, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय ऑब्टेन्ड बाय डी। दोस्तों हमें यहाँ बता दिया गया है कि ए ने 400 में से 160% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, और ए ने बी से 50% मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो हम इस हिसाब से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी के मार्क्स निकाल सकते हैं। और बी ने सी से इतने % कम मार्क्स प्राप्त किए हैं, 16 से 2/3, तो हम सी की निकाल सकते हैं दोस्तों। और सी ने डी से इतने प्राप्त किए तो हम डी की निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो आप अच्छे से देख लेना दोस्तों। देखो जरा, देखो दोस्तों, 400 का पूर्णांक 400 का था, और 400 में से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यदि क्लियर दिखाई ना दे तो थोड़ा सा क्वालिटी को मैनेज कर लेना। अब दोस्तों देखिए जरा, ए ने 400 में से 160 मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी ए ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, 160 मार्क्स प्राप्त किए 400 में थे।
तो फिर बोल क्या रहा था, ए ने बी से 50% मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं। इसका मतलब बी ने किसने किए हैं, यानी 160 में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 150 का डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी से 50% मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए थे, इस वजह से 100 प्लस 50 150 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 106 सही 2/3 इसका मार्क्स आ जाएंगे बी, यानी बी ने 106 सही 2/3% मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब दोस्तों हम निकालेंगे सी ने कितने प्राप्त किए हैं। तो आपको बताया गया था कि बी ने सी से कितने कितने देख लेते हैं हम एक बार, कि बी गॉट 16 से 2/3 लेस मार्क्स देन सी, यानी 16 से 2/3% मार्क्स सी से कम प्राप्त किए किसने, बी ने। तो दोस्तों हम देख लेते हैं जरा, जब 16 से 2/3 को मैं कन्वर्ट करूंगा एक भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तो 16 × 48, 48 2 50, यानी 50/3 हो जाएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों कम प्राप्त किए, इसका मतलब 320/3। 320/3 कहाँ से आया दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखो मैंने ये है ना, इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, 106 × 3 है ना, 318, और 318 दो 320, यानी 320/3 इंटू 100 कम प्राप्त किए हैं। तो 100 माइनस 50/3, 50/3 कहाँ से आया मैंने आपको बता ही दिया है भाई, है ना दोस्तों। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो जरा, ये कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों जब सी ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 128 मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब बोल क्या रहा था कि सी ने डी से 33 सही 1/3% मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं, यानी फिर हम डी के निकाल सकते हैं। और ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसका मतलब 128 सी के मार्क्स हो गए इंटू 100/100 प्लस 33 सही 1/3, और 33 से 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 में ऐड करके 400/3। जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। और दोस्तों जब मैं 96 का परसेंटेज में मैं चेंज करूँगा, यानी डी ने जो 96 नंबर प्राप्त किए हैं वो कितने में से प्राप्त किए हैं, वो 400 में से प्राप्त किए हैं। जब मैं इसको परसेंटेज में तब्दील करूंगा तो दोस्तों देखिए जरा, 96/400 इंटू 100, यानी 24% मार्क्स, यानी दोस्तों डी ने 24% मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24%, 24। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन डीएसएससी में हर एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाइनीज विधि के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सिंपल विधि है, बहुत अच्छे से बता दूंगा, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं आप, इतनी गारंटी लेता हूं दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाई 4 5 एंड 6। दोस्तों जब एक नंबर 4 5 6 से क्रमशः डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 3 5 रिमाइंडर बचता है, एंड द लास्ट क्वोटिएंट इज 7। ठीक है, इसका अर्थ मैं आपको बता दूंगा अभी। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 53, यदि इसी नंबर को मैं 53 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच के आएगा, मेरे पास शेष पर कितना निकल के आएगा। तो दोस्तों मैं चाइनीज थ्योरम का मैंने यूज किया है, तो आप देख लीजिए जरा। देखो जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो 2 शेष पर आ रहा है, 5 से कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 6 से कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। और दोस्तों इसमें बोल के आ रहा था क्वोटिएंट नंबर क्या है, 7 है। यानी मैं क्या करूँगा, अगर ये लाइन हमें नहीं दे रखी होती तो मैं क्या क्या करता, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करता प्लस 5 कर देता। यहाँ पे मैंने जो 7 का मल्टीप्लाई किया है ना, वो नहीं करता है ना, मैं 7 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसी वजह से किया है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है लास्ट क्वोटिएंट नंबर क्या है, 7 है, इस वजह से दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, देखिए इस 6 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 शेषफल था तो 5 शेषफल लिख दिया, तो 5 42, 42 5 47 हो गए दोस्तों। ठीक है, अब देखो जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 30 शेषफल आ रहा है, तो यानी 47 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 से, और प्लस 3 शेषफल था, रिमाइंडर था, तो मैंने ऐड किया तो कितना आ गया, 238 आ गया दोस्तों। अब मैं 238 का मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 238 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, 2 रिमाइंडर था तो 2 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया दोस्तों, 954 आ गया। अब दोस्तों उसमें बताया गया था इस नंबर को, यदि हमारे पास जो नंबर तो निकल आया, नंबर क्या है, 954 है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि 954 को अगर 53 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों देख लेते हैं। 954 को से जब मैं 53 से डिवाइड करता हूं 954 को, तो मेरे कितना आंसर आ रहा है, 18 आ रहा है, और शेष पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी पूरी बार भाग जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा दोस्तों।
यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों ये दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ, मैंने दोस्तों अभी बताया था कि मैथ्स में 20 में से कम 2-3 प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, दूसरा अब तक ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस तरह के क्वेश्चंस की। देखिए दोस्तों, द वैल्यू ऑफ 3/11 इंटू 2.4 का बार इंटू 0.6 का बार इंटू 0.16 का बार, यहाँ पर 6 बार लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नीचे है 0.83 का बार और ये दोस्तों मैं आपको बार के बारे में पहले से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। देखो दोस्तों, मैं इसको x के बराबर मान लूँगा 2.4 बार। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2.44 बार भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लूँगा और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर 24 माइनस 4 बार हो जाएगा दोस्तों। अब मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा तो यहाँ 10x में से x घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा, 9x, और यहाँ पर मैं 24 में से 2 घटा दूंगा तो 22 हो जाएगा। बाकी का सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी जाएगी, 22/9 आ जाएगी दोस्तों। तो बाकी के भी हम इसी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ अपना सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको 3/11 दे रखा था, ये सारा क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 3/11 है और 2.4 बार, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल के बताई दी आपको, कितना आ गई, 22/9 आ गई। और 0.6 का बार, इसकी वैल्यू 2.3 आएगी दोस्तों, है ना। इसको अभी निकाल के बताया था, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। और इसी तरह से 0.16 का बार की वैल्यू 1/6 आ जाएगी और 0.83 के बार की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिए आप जरा 0.09 का बार, यहाँ दोनों पे बार लगा हुआ है, इसकी वैल्यू 1/11 आ जाएगी। जो मैंने मेथड बताया ना दोस्तों अभी, उसी मेथड से हम निकाल सकते हैं। और 0.7 के बार की वैल्यू 7/9 आ जाएगी। 1.3 के बार की वैल्यू 1/3 होती है और 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ, देखिए जरा, यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 11 इसका डिवाइड कर भाग देंगे 22 में तो 2 बार चला जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/9 हो जाएगा, तो 4/9 आ गया। और मल्टीप्लाई बाई 1/5 तो 1/5 आ गया। अब दोस्तों हमें पता है, जब मैं भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज करूँगा तो क्या होगा, अंश का हर बन जाएगा और हर का अंश बन जाएगा। तो मैंने 11 × 9 ऊपर पहुँच गया और बाकी का मैट्रिक्स नीचे आ गया दोस्तों। ठीक है, ये सेम रहेगा। अब दोस्तों देखिए, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये अपना आंसर आ रहा है 33/35। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा है, 33/35। लेकिन ऑप्शन में एक भी ऑप्शन इस तरह का नहीं था दोस्तों। तो मैंने इसको चेक किया, तो चेक करने के बाद में फाइनल आंसर की पता चला ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन एक भी ठीक नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीरज सेल्स एन आर्टिकल आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क्स प्राइस इफ ही सेल्स इट आफ्टर ऑफरिंग another discount of the same value, the selling price of the article becomes 540. What will be the selling price of the article if a single discount of 30% is given or its marks price? दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है, नीरज ने जो उसका उस पर जो MRP लिखी हुई थी 20% डिस्काउंट दिया, उसके अलावा भी उस जो 20% डिस्काउंट दे के उतना ही डिस्काउंट दिया, बोल रहा है ना, उसमें सेम वैल्यू का डिस्काउंट दिया, ना कि 20%। ध्यान रखना दोस्तों, इसको गलती मत करने बैठना, सेम वैल्यू का डिस्काउंट दिया। यानी कि यदि x की वैल्यू थी तो 20% पहले दे दिया, ठीक है, और 20% मतलब सेम डिस्काउंट दे रहा था। 20% कितना हो गया, 40% हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 0.4 हो जाएगा दोस्तों, 0.4x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ में आ गया। क्योंकि 20% तो पहले दे दिया और सेम वैल्यू का डिस्काउंट और दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 40% हो रहा है। तो 40% को मैं 0.4 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक माना है इस वजह से। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए जरा, x माइनस 0.4 x इक्वल टू कितना दे रखा है, 540 दे रखा है, क्योंकि दोनों डिस्काउंट के बाद में 540 रुपये को बेच पा रहा है।
तो दोस्तों देखिए x में से जब मैं 0.4x घटाऊंगा 0.6x बचेगा, यहाँ 540 हो जाएगा। जब मैं 0.6 का डिवाइड करूंगा दोस्तों तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बोल क्या रहा है, यदि उसी इस पे MRP पे 30% डिस्काउंट दिया जाए, यानी 30 का मतलब 100 - 30 यानी 70% में दिया जाए तो कितने में बेचेगा। तो मैंने निकाल लिया इसका, 9 से का 70 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया तो 630 आ गया दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 630 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब तक 7 क्वेश्चन किए हैं और इस तरह के तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित है। अभी 1-2 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब हमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इस वाली संख्या का मैं अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर दूंगा और संख्या को मैं सेम रखूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हम भाग वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाली संख्याओं को, फिर प्लस माइनस वाली संख्याओं को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम ओनली इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको चेंज करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और नीचे का हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखो हमें इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमें ये वाला भाग ऊपर ले जाना पड़ेगा और ये वाला भाग हमें नीचे लाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे दोस्तों। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात और है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये कह रहा है 3/4 और 5/6, यानी हमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हम इसका डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई दे रखा है इसका मतलब ये पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद हम पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। ध्यान रखना अगर यहाँ आपने थोड़ी सी भी असावधानी बरती तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी सावधानी से काम लेना है दोस्तों। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता ही दिया है कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों देखिए जरा, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, पूरा मैंने नोट कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 1 सही 1/2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 2 सही 1/4 यानी 9/4 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ ऑफ लिखा हुआ था इस वजह से, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये भाग का साइन है तो मैंने भाग का साइन लिख दिया। ये 1 सही 1/8 है तो मैं सीधा अभी नोट कर दिया है 9/8, और ये 5 में 10 दूनी 12/5 तो 12/5 हो गया दोस्तों। यहाँ नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, 15 आ गया। 15 के हिसाब से ये कितना आ गया, 9 + 10 15 आ गया दोस्तों। ठीक है, बाकी का दोस्तों मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, अभी बस ऑफ की जगह मैंने क्रॉस कर दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों। ब्रैकेट क्यों लगाया है मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑफ लगा हुआ था यानी मैं पूरे का डिवाइड करना पड़ेगा इस वाली संख्या में, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, इस वाले भाग को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। तो मैंने अभी बताया था अंश को हर बना दूंगा और हर को अंश बना दूंगा। इस तरह से 9/8 को मैंने 8/9 लिख दिया, बाकी का ये सेम लिख दिया और नीचे भी मैंने सेम लिखा है दोस्तों। यहाँ भी आप देखिए भाग का साइन था, मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो अंश को मैं हर बना दिया और हर को क्या कर दिया, अंश बना दिया दोस्तों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला भाग मैंने ऊपर लिख दिया है और ये वाला भाग नीचे लिख दिया है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दिया है दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, मैं आपको बता दूँ ये इस वाले भाग के बारे में बता देता हूँ। ये वाला भाग मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो जब आप नीचे लिखेंगे तो देखो 2/3, ये वाला साइन मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो नीचे वाला 6 × 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 5/3 नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं इसके बारे में बता दूं 2/3 तो 2/3, ये भाग को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 3/4 का 4/3 हो जाएगा और 5/6 क्या हो जाएगा, एजिटेज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों काट पीट करने के बाद में सॉल्व करने के बाद में ये कितना आ रहा है, 75/19 आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3.947 है। तो दोस्तों अपना आंसर देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है किसके अंतर्गत आ रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो वो 3 और 4 के अंदर आ रहा है दोस्तों। इस तरह से इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। A, B and C are 3 pipes attached to a tank. A can fill the tank in 10 minutes and B in 20 मिनट। यानी दोस्तों इसमें 3 नल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ए जो है ना नल, वो टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है, बी 20 मिनट में भर सकता है और एक नल उसमें और है, वो 12.5 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि पाइप ए और सी को स्टार्ट कर दिया जाता है 9 बजे और 9:30 बजे ए वाले को पाइप को बंद कर दिया जाता है, बी को चालू रखा जाता है, सी को स्टार्ट कर दिया, बी को चालू कर देते हैं। पहले ए और सी चालू थे दोस्तों,
एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जो ए पाइप है वो टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, बी जो है 20 मिनट में भर सकता है, और सी पाइप जो है उसे 12.5 मिनट में खाली कर सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर 9 बजे क्या किया गया है, 9 बजे यहाँ पर पाइप ए और सी को स्टार्ट किया गया है और आधे घंटे तक उन्हें दोनों को चलने दिया जाता है, यानी ए तो भर रहा है और सी खाली कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और 9:30 ए को बंद कर दिया जाता है, बी को चालू कर दिया जाता है। तब वो बता रहा है कि जो भरा हुआ हिस्सा है वो कितने समय में यानी कितने टाइम पर खाली हो जाएगा। दोस्तों आपको ये पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जरा दोस्तों, देखिए इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से बनाई है मैंने। ए 10 मिनट में टैंक को भर रहा है, बी टैंक को 20 मिनट में भर रहा है, और सी टैंक को इतने समय में 25/2 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो मैं इसके लिए प्लस प्लस माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि भर रहा है तो प्लस है और घटा रहा है तो माइनस का हो गया दोस्तों। अब दोस्तों 9 बजे जब ए और सी दोनों को खोला जाता है दोस्तों, देखिए अब चूंकि ए वाला नल है 10 मिनट में टैंक को भर देता है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, वो 3 टैंकों को भर सकता है वो नल। लेकिन यहाँ पर एक नल ऐसा भी है जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो दोस्तों वो 30 मिनट में कितना खाली करेगा, 25/2। 2 को मैं ऊपर ले गया दोस्तों, तब मैं इसको सॉल्व किया तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 30 में 10 का डिवाइड करूँगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 60/25 हो जाएगा। तो मैं 60/25 में 5 का भाग दूंगा, 60 में तो 12 बार चला जाएगा, 25 में दूंगा तो 5 आ जाएगा दोस्तों। जब एलसीएम में लूँगा निकालने के बाद में 3/5 आ रहा है दोस्तों। यानी आधे घंटे में जब नल ए और सी दोनों खुले हुए थे, यानी ए तो भर रहा है सी निकाल रहा है, तब उस टंकी का 3/5 हिस्सा भर गया था, ठीक है दोस्तों। यानी उसका 2/5 हिस्सा खाली था, लेकिन हमें भरा हुआ हिस्सा देखना वो कितना है, 3/5 है दोस्तों। अब आगे यहाँ से सोचने वाली बात ये है दोस्तों, ध्यान से ये सुन लेना ध्यान से यहाँ से। अब टैंक ए को बंद कर दिया जाता है, टैंक बी खोल दिया जाता है। तो टैंक बी क्या कर रहा है, 20 मिनट में टैंक को भर रहा है, यानी x/20 मैंने क्यों यूज लिया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। और दूसरा टैंक जो खाली कर रहा है वो क्या है, x - 25/2 है, और यहाँ पर 3/5 है। मैं 3/5 जो हिस्सा भरा गया था वो है 3/5 दोस्तों। अब मैं माइनस क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों अब खाली करेगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितने समय खाली कर रहा है, तो मैंने माइनस कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए जरा, अब यहाँ पर मैंने x क्यों लिया है, मैंने x इस वजह से लिया है, यहाँ पर मैंने x को x की मुझे वैल्यू निकालनी है कि कितने समय में, x का मतलब क्या था, यहाँ पर समय था कि कितने समय इस वाले हिस्से को क्या कर देगा, निकाल देगा, खाली कर देगा टैंक को दोस्तों। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ x/20 और यहाँ पर 2x/25 हो जाएगा, बराबर इतना है। और जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 से 20 का भाग दूंगा, 100 में 5 बार 5x हो जाएगा, इस प्रकार ये 8x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -3x/100 आ जाएगा, इक्वल टू -3/5 से ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये क्या बचेगा, x/100 बराबर 1/5 बचेगा। तो यहाँ कितनी x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 20 मिनट आ जाएगी दोस्तों। जब हमने 9:30 पे ए को बंद किया था, बी को चालू किया था 9:30 पे, तो उसमें 20 मिनट और जोड़ देंगे तो 9:50, यानी घड़ी में समय कितना है, 9:50, यानी 9:50 पर जो टैंक है पूर्णतः खाली हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9:50 पर, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है देखिए जरा, 3 years पहले, 3 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुधा एंड करण बाय 7:1। सुधा का करण का जो रेशियो था, अनुपात था एज का 7:1 था, यानी x - 3/y - 3 = 7/1। यानी मैंने सुधा की एज मान ली x और करण की मान ली y, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 3 years hence, मतलब यानी 3 साल बाद, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुधा एंड करण विल बी 4:1, यानी x + 3/y + 3 = 4/1। देन what will be द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ द सुधा एंड करण 7 years फ्रॉम नाउ। अब से 7 साल बाद उनका रेशियो कितना होगा, तो दोस्तों हम देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से। मैंने मान लिया सुधा की एज x है और करण की एज y है दोस्तों। तब 3 साल पहले उनका रेशियो कितना था, 7:1 था, यानी x - 3/y - 3 = 7/1। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ
कैंची गुणा करता हूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है x - 7y = -18। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, 3 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है, यानी x/3/y + 3 = 4/1। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ जाती है x - 4y = 9। अब दोस्तों मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों जो हमारे पास चर हैं x और y उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी उनकी वर्तमान एज निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दिया दोस्तों। तो आप देखिए इस x से ये x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -4y है, यहाँ पर -7y है, तो माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 7y में से 4y गया तो 3y बचेगा। और दोस्तों देखो ये 9 प्लस का है, ये -18 है, तो लेकिन घटाऊंगा तो ये प्लस का होगा, तो 18 9 27 हो जाएंगे। इस तरह से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बाई की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दूं चाहे समीकरण 2 में रख दूं, किसी भी समीकरण में रख सकता हूं। तो समीकरण मैंने 1 में रख दिया, यहाँ पर बाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 वर्ष आ गई दोस्तों। यानी कि जो सुधा है उसकी वर्तमान आयु 45 वर्ष है और जो करण है उसकी वर्तमान आयु 9 वर्ष है दोस्तों। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, आज से 7 साल बाद उनकी आयुओं का अनुपात कितना होगा दोस्तों। देखिए जरा, 45 + 7/9 + 7 यानी 52/16 यानी 26/8 यानी 13/4। 2 का डिवाइड कर करके क्या होगा दोस्तों, 13/4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि सुरेखा बोरोज ए सम ऑफ 48,815% पर एनुअल। दोस्तों सुरेखा ने कुछ पैसे उधार लिए, 48,000 रुपये उधार लिए 15 साल की वार्षिक किस्त पर। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी ब्याज है, ये कंपाउंडेड है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों। पैसे पे ब्याज लगता है इसमें दोस्तों। अब देखो ये क्या कह रहा है, सी रिपेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ 1 ईयर। उसने कुछ पैसे 1 साल बाद दे दिए, ठीक है, और रिपेड द बैलेंस अमाउंट ₹36,570 एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। दोस्तों उसने कुछ पैसे तो 1 साल बाद दे दिए, उसने ब्याज भी दे दी, कुछ पैसे भी दे दिए एक्स्ट्रा, और दूसरी जो साल है उसमें उसने ब्याज सहित टोटल उसको 36,570 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि उसने पहली साल में कितने पैसे दिए थे। दोस्तों बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, उसने 48,000 रुपये ब्याज पे लिए थे 15% की ब्याज की दर से, यानी 100 + 15 115 हो गया। तो 1 साल में टोटल उसका कितना पैसा हो गया, यानी मूलधन प्लस ब्याज कितना हो गया, 55,200 रुपये उसको देने पड़ेंगे 1 साल बाद। लेकिन उसने 55,200 देने के बजाय उसने कुछ पैसे दे दिए हमें, लेकिन पता नहीं है कितने पैसे दिए हैं, कुछ पैसे रह गए। अब उन कुछ पैसे मैंने मान लिए x पर दूसरे साल की ब्याज चली, यानी 115/100। तब उसने दूसरे साल के एंड में कितने रुपए दिए, 36,570 रुपये दिए। तब मैं जब उसको सॉल्व करता हूं तो एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाती है, 31,800 आ जाती है। यानी दोस्तों 1 साल पहले जब उसने जो पैसे दिए थे 48,000 में से मैं ये क्या कर दूंगा दोस्तों, इसने पहले क्या किया था, 55,200 थे, ठीक है, 48,000 रुपये लिए थे, 15% की ब्याज से 1 साल बाद कितने हो रहे थे, 55,200 हो रहे थे। ठीक है, तो 55,200 हो रहे थे, उसमें से उसने कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे बचे हुए थे, उन पे ब्याज लगने के बाद में दूसरी साल के अंत में इतने पैसे बचे। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं इसको क्या कर दूँगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो पहले साल का जो रिपेड है, जो ब्याज प्लस कुछ पैसे दिए थे, वो निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 55,200 में से जब मैं 31,800 घटाता हूँ तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 23,400 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया आराम से कि उसने जो पहली साल में कितने पैसे दिए थे, 23,400 रुपये दिए थे, कुछ ब्याज भी दी थी और कुछ पैसा भी उसने जमा करा दिया था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में यदि आपने थोड़ा कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। दोस्तों आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।